डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कन्हैया सिंह तोमर और आज हम कक्षा 11 में जीव विज्ञान विषय लेंगे। और जीव विज्ञान में पहला चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। तो टॉपिक इज नाउ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। और किसका परिचय? सब्जेक्ट हमारा है बायोलॉजी, क्लास 11। बायोलॉजी क्या है या जीव विज्ञान क्या है? छात्रों, अब तक आपने सुना होगा जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले इसके जो जीन बैप्टिस्ट डी लेमा जिन्होंने लेमा का बात दिया था, और ट्रेवेलनस, ये दो वैज्ञानिक जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। जीव विज्ञान के बारे में हम लोगों ने जानकारी है ही, और फिर से दोबारा कंटेस्ट कर लेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों को कहते हैं जंतु एवं पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान की परिभाषा में फिर से जान ली। जीव विज्ञान की वह शाखा है, इसकी विज्ञान की आप लिख सकते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन, जीव कौन से? जंतु और पेड़ पौधे, दोनों ही जीव हैं। जंतु और पेड़ पौधे दोनों क्या जीव हैं, सजीव होते हैं और जीवों की श्रेणी में आते हैं, का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की दो मेन ब्रांचेस हैं। पहली जंतु विज्ञान, जिसको हम जूलॉजी, और दूसरी बॉटनी, जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इन दोनों की परिभाषाएं भी ऐसी लिख सकते हैं, लिखेंगे भी। जंतु विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है। जंतु विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पशुओं के चरने से संबंधित, अब पशु क्या चरते हैं? पेड़ पौधे चरते हैं, घास फूस चरते हैं। तो वनस्पति विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, इसमें वनस्पति विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रास्टस एक नाम आता है, जिसको हमें आगे याद भी रखना है। वनस्पति विज्ञान के पिता जो हैं, थियोफ्रास्टस जो हैं, उनको हम वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जीव विज्ञान क्या है ये हमने जान लिया। उसकी दो मेन ब्रांचेस को अभी हमने पढ़ा। आगे हम बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में अभी अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अभी हम इससे पहले कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, जीवधारियों के लक्षण। characteristic features of
लिविंग बीइंग्स। तो अब देखिए छात्रों, जितने भी हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और हम भी सभी क्या है, सजीव हैं, जीवधारी हैं, अर्थात जीवन है हमारे अंदर। जीवन को एक्सप्लेन यदि हम करना हो कि जीवन क्या है, तो वो उस जीवन को हम इन लक्षणों के आधार पर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। जीवन क्या है, ये प्रश्न आता है, मन में आता भी होगा कि जीवन क्या है। तो आज तक जीवन की कोई सटीक परिभाषा नहीं दे पाया कोई भी, क्योंकि वो जीवन को एक्सप्लेन करना एक सिंगल लाइन डेफिनेशन में बड़ा टिपिकल हो जाता है। उसको हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के माध्यम से ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है इसमें जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। तो प्रत्येक जीवधारी जो इस समय पृथ्वी पर मौजूद हैं, सभी अपने जीवन चक्र को दोहराते रहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जीव उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने से लेकर के उसके मृत्यु तक का समय जो है निश्चित होता है, और ये जो समय होता है उसका जीवन काल कहलाता है, लाइफ स्पान कहलाता है। और इस प्रकार से प्रत्येक जीवधारी जीवन चक्र बार बार दोहराता रहता है और अपना अस्तित्व इस संसार में बनाए रखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र कहते हैं। दूसरा आता है जीव द्रव्य, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो जीव के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य, जीव के अंदर, इसको सिंपल डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए, जीव के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य। प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। उन कोशिकाओं की यदि हम बात करते हैं तो मैं एक प्लांट सेल बना रहा हूँ, यूकैरियोटिक प्लांट सेल है ये, और इस यूकैरियोटिक प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल प्लांट सेल जो है, इसमें बीच में न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस के अंदर इसको कहते हैं। और इसके अंदर के बाद बहुत सारे इसमें सेल ऑर्गेनल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्गी बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये संपूर्ण सेल के अंदर पाए जाने वाला जो द्रव्य है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? ये जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य, जिसमें जीवन से संबंधित समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिका के भीतर जो जीव द्रव्य पाया जाता है, उस जीव द्रव्य के अंदर जीवन से संबंधित समस्त क्रियाएं, रेस्पिरेशन है तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है जाकर के? कोशिका में। एक सामान्य श्वसन जो होता है रेस्पिरेशन, कि हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो ये कोशिका में जाकर के होता है। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी ब्लड के साथ घुल करके, ब्लड में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उस ऑक्सीजन को ले जाकर के कोशिका में, सेल में रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। और वहाँ वो ऑक्सीजन जो है फूड के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करती है भोजन के साथ में, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर सेल को एनर्जी मिलती है, सेल को एनर्जी, जिसको हम कंप्लीट सेलुलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं, है ना। चलिए आगे जब चैप्टर आएगा तो इसकी डिटेल में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना। तो प्रत्येक जीव का संगठन जो है कोशिकीय संरचना से मिलकर के होता है, कोशिकाओं से मिलकर के होता है। कोशिकीय संरचना पेड़ पौधों में अलग होती है, उनकी कोशिकाएं अलग होती हैं, जंतुओं में अलग होती है। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो सिंगल सेलुलर एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स को हम कहते हैं, एक कोश के जंतु होते हैं। बहुत सारे बहुकोश के जंतु होते हैं जिनका शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मेटाबॉलिज्म, उपापचय। उपापचय, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट फीचर है उपापचय। ओके स्टूडेंट्स, अब मेटाबॉलिज्म, METABOLISM, मेटाबॉलिज्म। तो ये
भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो स्पेशल है, जो लिविंग बींग्स में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। हालांकि सभी सजीवों में पाया जाता है, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है कि जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सजीव उनके अंदर हर समय कुछ ना कुछ बिल्डिंग अप रिएक्शंस और ब्रेकडाउन रिएक्शंस होती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप जीवधारी का विकास होता है और उसके अंदर वृद्धि होती है, डेवलपमेंट होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है सभी सजीवों में पाया जाता है, सभी जीवधारियों में। इसका एक ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेशन आपने सुना होगा। जिसको हम श्वसन कहते हैं, हमने इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है? कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ये प्रोसेस जो होता है रेस्पिरेशन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो बहुत डिफरेंस है। ब्रीदिंग, इसको हम सांस लेना भी कह सकते हैं। ब्रीदिंग जो सांस लेना जो होता है, ये जनरली रेस्पिरेशन जो है एक टिपिकल है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन दोनों मिलकर के जब रेस्पिरेशन कहलाता है, दोनों को डिवाइड कर किया हुआ है आगे, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। जो सेल्स को इंटरनल रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है जिसमें हम केवल ब्रीदिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड आल्सो ब्रीदिंग। तो सांस लेना, जिसको हम सामान्य भाषा में सांस लेना कह सकते हैं। इसके अलावा पोषण, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में भी आपने सुना होगा अब तक, पालन पोषण। इसके अलावा यदि पोषण को डिफाइन करने वाली बात आ जाए कि पोषण क्या है, तो पोषण भी एक बहुत जटिल प्रोसेस है। और कैसा जटिल प्रोसेस है, इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता। पोषण के अंतर्गत कई स्टेप्स आते हैं, कई पद आते हैं। उन पदों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो पहला पद जो होता है हमारा, अभी नेक्स्ट था पोषण। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन के अंदर, पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित पद आते हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, अर्थात सबसे पहले होता क्या है, पोषण करने के लिए, पोषण प्राप्त करने के लिए हमें भोजन को ग्रहण करना होता है। पहला पद होता है पोषण का, और इसके अंतर्गत दूसरा पद होता है पाचन, डाइजेशन। जब भोजन हमने अंदर ले लिया तो उसके बाद वो उसका पाचन होना जरूरी होता है, और पाचन होने के बाद जब वो भोजन पाचन हो गया, पच गया, तो उसके बाद उसका एसिमुलेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, पचे हुए भोजन का इंटेस्टाइन जो होती है आंतें अवशोषण करती हैं, और शोषण के पश्चात नेक्स्ट पर आता है स्वांगीकरण, जिसको हम कहते हैं एसिमुलेशन। और स्वांगीकरण के बाद जब भोजन हमारा स्वांगीकृत हो गया, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पद है वो है मल विसर्जन। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यदि हमारा ये प्रोसेस ठीक नहीं हुआ, ठीक प्रकार से खुल करके फ्रेश नहीं हो पाते हैं, मल विसर्जन नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पोषण प्रभावित होता है। इसकी वजह से हमारा पोषण जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इन सब पदों के अंतर्गत ही हमारा पोषण संभव है। यदि इसमें से कोई भी स्टेप कहीं पर भी गड़बड़ है, कि हम इंजेक्शन भोजन को अंतर्ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, या पाचन हमारी बॉडी ठीक नहीं कर पा रही है, या हम हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, या इसके बाद जब इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन एसिमुलेशन का, अर्थात भोजन का, उस अवशोषित किए हुए भोजन का ब्लड के अंदर एसिमुलेशन नहीं हो पाता है, ब्लड के अंदर ठीक प्रकार से स्वांगीकृत नहीं हो पाता, तब भी दिक्कत, प्रॉब्लम हमें आ जाएगी। न्यूट्रिशन हमारा उस कंडीशन में नहीं होने वाला, या हम खुल करके शौच ना जाएं। यदि बिना शौच किए हम देखते भी लें कि एक दिन यदि हम शौच नहीं जाएंगे तो दूसरे दिन हमें भूख नहीं लगेगी, दूसरे
दिन हमें भूख नहीं, भूख कब लगेगी जब हम खुल करके फ्रेश हो जाएंगे जा करके, तब भी हमें उसके पश्चात भूख लगना प्रारंभ होगी। तो इसके बाद फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ग्रोथ, वृद्धि। वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है कि सभी जीवधारी वृद्धि करते हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पेड़ पौधे हो, लेकिन वो वृद्धि जो होती है एक अनुपात, निश्चित अनुपात में होती है और निश्चित आयु सीमा तक भी होती है। मनुष्य के अंतर्गत लगातार सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन के पश्चात उस जीवधारी की वृद्धि होती है, वो अपना आकार में वृद्धि करता है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तब वो छोटा होता है, उसके पश्चात फिर धीरे धीरे वो उसका समय बीतता रहता है और वो वृद्धि करता रहता है। इसी तरह पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी छोटा सा पौधा हम लगाते हैं और फिर वो जैसे न्यूट्रिशन उसको प्राप्त होते रहते हैं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। लेकिन ये वृद्धि मनुष्य में एक निश्चित आयु सीमा पर जाकर के रुक जाती है और फिर वो वृद्धि केवल हमारी मरम्मत के कार्य के लिए, जहाँ हमारे चोट लग जाती है तो वो टिश्यूज रिपेयर होते हैं, उसकी मरम्मत कार्य के लिए वो वृद्धि होती रहती है, सेल डिवाइड होती रहती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जीवधारी का महत्वपूर्ण लक्षण है। और इसके बाद प्रजनन, इसका मीनिंग है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है या प्रजनन क्या है? प्रत्येक जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और इस संतान उत्पन्न करने का जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है, जनन कहलाता है। और इस लक्षण के द्वारा ही जीव अपना अस्तित्व इस संसार में बनाए रखता है, अपनी जाति और अपने वंश को इसमें बनाए रखता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फीचर है गति, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट, लोकोमोशन भी कह सकते हैं इसको, लोकोमोशन। तो आप देखते होंगे कि मनुष्य में लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं क्या, उसके पैर होते हैं। अब मैं देखिए टहल रहा हूँ तो ये दैट इज कॉल्ड मूवमेंट, कि हमारे अंदर गति है। इस समय सभी सजीव गति करते हैं। अब आप कहोगे था पेड़ तो स्थिर है, पेड़ के अंदर तो गति होती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, पेड़ भी गति करते हैं। वो गति कैसी होती है? वो ऐसा होता है जिस जगह पेड़ लगा होता है तो उसी प्रकाश की तरफ वो बढ़ता है, प्रकाश की तरफ बढ़ता है, वृद्धि लगातार होती रहती है। तो ये कैसी गति? प्रकाश अनुवर्तन गति। अनुवर्तन गतियाँ पौधों के अंदर पाई जाती हैं, ये प्रकाश अनुवर्तन गति हो गई। इसके अलावा आपने देखा होगा कि छुई मुई का पौधा होता है जिसके अंदर सिस्मोनास्टिक मूवमेंट पाया जाता है। यदि हम उसको छू देते हैं तो छूने पर से क्या होता है? वो मुरझा जाती है। क्या होता है? मुरझा जाता है। इसके अलावा जड़ें जो होती हैं वो गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। जड़ें जो है पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म और नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म, अर्थात प्रकाश की तरफ जब बढ़ती हैं तो उसका जो स्टेम जो तना जो होगा वो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म। और यदि जड़ की हम बात करते हैं तो जड़ें जो हैं वो गुरुत्वाकर्षण की तरफ बढ़ती हैं तो पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म गति शो करती हैं और नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म गति शो करती हैं। अनुवर्तन गतियाँ प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पेड़ पौधों के अंदर गतियाँ नहीं पाई जाती। यदि गति का अनुभव आपको करना है तो आप एक काम कीजिएगा, अपने घर में कोई गमला होगा, उस गमले में लगे हुए पौधे को आज आपको क्या करना है? उसको गमले को लिटा के रख देना है और लिटा के रखने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन करना है, केवल 2, 4, 5 दिन 10 दिन उसको देखते रहना है। वो पौधा अब प्रकाश की तरफ, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, अर्थात उसका स्टेम जो पहले सीधा पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, जमीन के पैरेलल था, जब आप उस गमले को लिटा दोगे तो लिटाने के बाद आप देखोगे कि कुछ समय पश्चात उसका तना जो है वो प्रकाश की तरफ, ऊपर की तरफ 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ना शुरू हो मुड़ जाएगा। तो ये आपको गति का अनुभव हो जाएगा, पेड़ पौधों के अंदर गति होती है। अच्छा, इसके बाद अब कुछ और कैरेक्टर्स की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वॉच केयरफुली एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉलेज विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, फिलहाल सोसाइटी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, एंड प्रेस बेल आइकन। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँगा। ओके, थैंक यू।